अगर हस्बैंड के खिलाफ 498 ए का मुकदमा दायर हो चुका है और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अब हस्बैंड के पास क्या रेमेडीज हैं, क्या कानूनी दावपेच हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने केस के अंदर, कि वो केस को किस तरीके से जीते। अगर उसके पास एविडेंस है या एविडेंस नहीं है, या उसकी वाइफ ने कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं जिससे जो हस्बैंड है उसको केस में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारे कंडीशंस के अंदर हस्बैंड के पास क्या ऐसी रेमेडीज हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं कि वो क्या करे। वो जो चार्जशीट हुई है, जो एफआईआर हुई है, उसको क्वैशिंग के लिए बात करे, या फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वैशिंग के लिए जाए, या टाइम बाउंड कराए, या फिर नॉर्मली केस को ऐसे ही चलने दे। ये सारी सिचुएशंस हैं जो एक हस्बैंड के सामने आती हैं जब उसके ऊपर 498 का चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो हस्बैंड जो है इसमें फंस कर रह जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं इन सब चीजों में से क्या चीज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कुछ इस तरीके से हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम उसी सारी सिचुएशंस के बारे में जानेंगे कि जब हस्बैंड और हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम भी उसके अंदर अगर ऐड करा दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशंस में हस्बैंड के पास क्या रेमेडीज होनी चाहिए, या फिर वो क्या चीज करे जो उसमें कानूनी दावपेच से वो केस को जीत सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज उन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं लॉ से रिलेटेड, वो सभी वीडियोस जो हैं वो टाइमली आपको मिलती रहे और आप उनका बेनिफिट ले सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, जब भी हस्बैंड के ऊपर 498 ए का केस फाइल हो जाता है और चार्जशीट फाइल हो जाती है और उसमें फैमिली मेंबर्स के नाम भी ऐड कर दिए जाते हैं, तो अब जो सिचुएशन आती है हस्बैंड के पास, वो सोचता है कि अब मैं क्या चीज करूं। भाई, क्वेश्चन के लिए जा सकता हूं या तो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर टाइम बाउंड करा सकता हूं, या नॉर्मली केस को चलने दूं, या चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वेश्चन के लिए जाऊं। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज लगने वाला है तो उस कंडीशन में हस्बैंड क्या चीज करे। देखिए दोस्तों, जब भी केस फाइल होता है तो उस केस के लिए कोई आईओ डिसाइड होता है, और आईओ के पास जब भी वाइफ के द्वारा जो भी एविडेंस दिए जाते हैं उन सभी के बिहाफ पर वो चार्जशीट फाइल करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वाइफ ने कोई एविडेंस दिए भी हैं और वो जो एविडेंस है वो आईओ ने कंसिडर नहीं करे, और आईओ ने जो चार्जशीट के अंदर से आपके फैमिली मेंबर्स का नाम निकाल दिया है, यानी कि सिर्फ आपके नाम से चार्जशीट फाइल की है, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ हमेशा ये सोचती है कि मैं कैसे उनके नाम को ऐड कराऊं, क्योंकि वाइफ के पास अगर एविडेंस है तो वो आपका नाम ऐड करा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्जशीट फाइल होती है वो दो तरीके से होती है। पहला तरीका ये है कि जब भी जो आईओ होता है वो चार्जशीट फाइल कर देता है और कोर्ट से जो है वो समनिंग होती है, जो एक्यूज होता है उसके पास भी और जो कंप्लेनेंट है उसके पास भी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना, एक्यूज के पास जो जो रेमेडीज हैं, यानी कि उसको पता होता है कि भाई अब मैं क्या करूं। तो वाइफ जो है, अगर उसको ये चीज पता चल जाती है कि हाँ चार्ज लगने वाला है, तो वो क्या करती है, वो सबसे पहले कोशिश करती है कि उसको चेक करने के लिए कि भाई हाँ इसमें फैमिली मेंबर्स के नाम है या नहीं है। तो उन सभी चीजों को, क्योंकि वो डायरेक्टली आईओ से कनेक्ट रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर चार्जशीट सिर्फ फाइल की गई है तो वाइफ को अभी पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले जब भी आईओ से बोलिए कि भाई मैं चार्ज के टाइम पर ही, जब भी आप चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसी समय पर मेरे ऊपर चार्ज लगवा दीजिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में जो आईओ होता है वो आपके साथ चार्जशीट फाइल कर देता है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर जब भी आपको आपके साथ जो चार्जशीट फाइल होती है, तो आप जजेस से एक चीज कह सकते हैं कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगे हैं आप उसमें चार्ज लगा दीजिए। आपके जो वकील होते हैं वो भी जज के सामने कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो भी एक्यूज के ऊपर चार्ज लगे हैं आप चार्ज की ना डेट नहीं देकर आज ही चार्ज लगा दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जज साहब जो है वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो बेनिफिट है कि
एक डेट और लगेगी, उनका टाइम बढ़ेगा, उनके काम का जो लोड है वो बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो तो खुश होकर कहते हैं कि जब एक्यूज्ड ही हर चीज के लिए राजी है कि वो चाहता है कि हाँ चार्ज लगा दिए जाएं, तो फिर सारे चार्ज वो लगा देते हैं वहीं पर। तो आपके वकील जो हैं वहां पर ये डेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम जो आयोग के द्वारा चार्जशीट में काट दिए गए हैं, और आपकी वाइफ अगर ये कोशिश करती है नाम ऐड कराने की, तो इस तरीके से आप जो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम आयोग के द्वारा काटे गए हैं उनको ऐड कराने से रोक सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आता है, सेकंड है क्वेशिंग, कि क्वेशिंग के लिए कब जाना चाहिए। अगर हस्बैंड के पास प्रॉपर एविडेंस है कि उसकी वाइफ ने फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई है 498A की, तो आपके पास ये सारे एविडेंस होने चाहिए जिसके बिहाफ पर आप क्वेशिंग के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे और आप क्वेशिंग के लिए चले जाते हैं, तो वहां से आपके पिटीशन को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पास जब तक एविडेंस ना हो, आपके पास सारे सबूत ना हो कि आपकी वाइफ ने झूठा केस फाइल किया है, तो तब तक आपको क्वेश्चन के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है और आपके पास आपकी बेगुनाही के, यानी कि जो वाइफ ने एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे एलिगेशंस झूठे हैं, ये सारे एविडेंस अगर आपके पास हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए। अब ऑप्शन इसमें दो आते हैं कि भाई आप अपने नाम को और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए जाएं, या फिर पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्वेश्चन के लिए जाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ जो है काफी एक्टिव है, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम के लिए क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना नाम लेकर और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम, यानी सारे एक साथ होकर डायरेक्टली केसेस को लेकर क्वेश्चनिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो है जजेस साहब भी ये सोचते हैं कि अभी चार्जशीट फाइल हुई है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अभी डीडब्ल्यू होंगे, पीडब्ल्यू होंगे, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई बार वो क्वेश्चन के लिए मना कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आपके पास एविडेंस है, और तो सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स के जो नाम है उनके लिए क्वेश्चन में जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने जो एफआईआर आपके ऊपर हुई है उसको क्वेश भी करा सकते हैं। थर्ड वन आता है क्वेश्चन आफ्टर चार्ज, यानी कि इसमें जो है हस्बैंड के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई है, तो अब आप क्वेश्चन के लिए या तो आफ्टर चार्ज के बाद भी जा सकते हैं, और या फिर एफआईआर जब आपके ऊपर दर्ज हुई है तब भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एफआईआर होने के बाद ही क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं, तो काफी कम चांसेस होते हैं कि हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिले। क्योंकि वो भी जजेस जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई अभी जो तहकीकात है, जो आयोग के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है अभी वो पेंडिंग है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है ना वो मतलब काफी हाई चांसेस होते हैं कि आपकी जो पिटीशन है उसको रद्द कर देते हैं। तो अगर आपके चार्जशीट फाइल हो चुकी है तब भी आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप वहां पर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एविडेंस तो है, लेकिन वो ऐसे एविडेंस हैं जो किसी अदर के पास है, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का ही अगर केस है, तो हम बात करते हैं कि हस्बैंड ने अपने देवर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की या उसके साथ मार पिटाई की, और उसने पर्टिकुलर डेट के साथ ये एफआईआर में दायर किया कि भाई उस दिन इतने बजे मेरी जो वाइफ ने या भाभी ने ये एलिगेशन उसके ऊपर लगा दिए हैं। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर एविडेंस है कि जो टाइम पीरियड आपकी वाइफ ने एफआईआर में दिया था, उस दिन जो देवर था, जो हस्बैंड का भाई था, वो उस टाइम पर कहीं और था, यानी कि वो कंपनी में था या फिर वो कहीं और पर्टिकुलर ऐसी जगह पर था, तो वहां पर उसकी अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं और आपके पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जनाब जिस दिन हमारी ये एफआईआर दर्ज कराई है, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उस टाइम पीरियड पे मैं वहां पर नहीं था। तो जजेस की ये पावर होती है कि वो डायरेक्टली जहां पर भी आपको एविडेंस मंगाने हैं वहां पर नोटिस इशू कर सकते हैं और एविडेंस वहां से मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं। तो इसमें आप बीएनएस के सेक्शन बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 94 की एप्लीकेशन लगाकर
इस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करा सकते हैं और चार्ज लगने से पहले प्री एविडेंस कराकर आप वहां पर अपने आप को बचा सकते हैं, अपने नाम को क्वैश करा सकते हैं, हटवा सकते हैं एफआईआर में से। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी आपके पास होता है कि अगर आपके पास एविडेंस है लेकिन वो आपके पास नहीं है, किसी अदर के पास है और वहां से वो एविडेंस आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं BNSS के सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग। और ये खुद भी जजेस के पास ये पावर होती है कि वो वहां से एविडेंस कलेक्ट करा सकते हैं और उनके बिहाफ पर आप अपने नाम को और अपने फैमिली मेंबर्स में जो भी नाम ऐड करे गए हैं उनको हटा सकते हैं। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है टाइम बाउंड। अच्छा, टाइम बाउंड का जो ऑप्शन होता है वो इसलिए होता है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है और आप अपने केस को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास एविडेंस है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई ज्यादा लंबा केस चले, तो इसलिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने केस को टाइम बाउंड करा सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी हरासमेंट कम होगी, आपके फैमिली मेंबर जो हैं वो कम परेशान होंगे, क्योंकि एक टाइम बाउंड हो चुका है कि तब तक उस केस को खत्म करना है। और टाइम बाउंड होने के बाद आप सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर पेश कीजिए, जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि आपकी वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो झूठी है। जो भी आपकी वाइफ ने इंसिडेंट बताए हैं वो सब झूठे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाकर अपनी फाइल को, अपने केस को टाइम बाउंड कराइए और उसके बाद सारे एविडेंस को कोर्ट के अंदर लगाइए, जिससे आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा और आप बरी हो सकते हैं, आप बेगुनाह, अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कि केस को जो है वो नॉर्मल चलने दें, यानी कि नॉर्मल फाइट इन द केस। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये लगता है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है और आपकी वाइफ के पास ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जिसके बिहाफ पर आपको सजा हो सकती है, आपको ये लगता है कि हाँ मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके मैं कोर्ट में दिखाकर बरी हो सकूं, तो आप केस को नॉर्मली चलने दीजिए, केस को लंबे से लंबा खींचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो वाइफ ने और जो केसेस डाले हुए हैं, जैसे डीवी एक्ट का हो गया या और अदर जो केसेस डाले हुए हैं, उनमें सेटलमेंट हो जाए या फिर कोई ऐसा एविडेंस निकल कर आए जो आपको, आपके लिए बेनिफिट हो सके, जिससे आप ये साबित कर सके कि वाइफ ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। क्योंकि अभी एट द टाइम ऑफ केस के अकॉर्डिंग आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, तो आपको वेट करना चाहिए और केस को लंबा चलना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप ये कहेंगे कि भाई केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए या जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, तो आपको सजा हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो केस को लंबा चलने दें, नॉर्मली चलने दें। अपने वकील साहब को ये चीज बता दीजिए कि भाई मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है और मेरी वाइफ ने झूठे एविडेंस काफी सारे कलेक्ट कर रखे हैं। तो क्या है ना, उससे केस को वो लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसा नया एविडेंस कुछ आ जाए, कोई जब भी वो गवाही देने आती है तब कुछ निकल कर आ जाए। तो इस तरीके से आप केस को लंबा चलने दें और वेट करें, या तो सेटलमेंट हो जाए आने वाले किसी टाइम में या किसी अदर केसेस के अंदर, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जब 498A का केस वाइफ के द्वारा डाल दिया जाता है, कि आप कौन सा पैटर्न है, कौन सा क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, आप टाइम बाउंड करा सकते हैं, आप नॉर्मल केस को फाइट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अलग अलग केस के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। कई बार हस्बैंड के पास ज्यादा प्रूफ होते हैं, कई बार वाइफ के पास ज्यादा प्रूफ होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रूफ तो है अपनी बेगुनाही के, लेकिन आपके पास नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास है जहां से आपको कलेक्ट करने हैं और वहां से आपको एविडेंस मिल नहीं रहे। तो हर केस की सिचुएशन अलग अलग होती है। वो वाइफ को, वो हस्बैंड को देखना होता है कि किस तरीके से, कौन से केस में क्या सिचुएशन है और किसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर 498A का केस अगर आपके ऊपर फाइल हुआ है तो आपको कौन सी रेमेडीज, कौन सी कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम डालते हैं वो डे टू डे लाइफ के अंदर काफी आपके यूजफुल होती हैं, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपना बचाव कर सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।